जमीन पर चिट लेटा वो बेबसी और लाचारी से किचन की तरफ देख रहा था। टांगे बेजान सी हो गई थी, पूरा वजूद पसीने से शराबोर हो गया था। हाथों में लर्जाहट और वजूद में कपकपी बढ़ती जा रही थी। वफा बेतासुर चेहरा लिए यकटुक इसकी हालत से लुत्फ अंदोज हो रही थी। आज इसे तकलीफ में देखकर दिल को एक अजीब सा सुकून हुआ था। इस इंसान की वजह से इसके दो अपने इस दुनिया से रुखसत हो गए थे, और भी न जाने कितनी लड़कियों के साथ इस दरिंदे ने ये सब किया था। न जाने कितनी बेटियों के माँ बाप और भाई ये सदमा बर्दाश्त ना करते हुए जिंदगी की बाजी हार गए। अगर तुम मुझे मार दोगी तो अल्तमिश भाई तुमसे नफरत करेंगे, बेइंतहा नफरत। अभी तक शायद तुमने उनकी मोहब्बत देखी है, लेकिन जिस दिन तुम इनकी नफरत का सामना करोगी उस दिन तुम्हारा दिल खुद को मिटाने का करने लगेगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझे बचाओ, वरना तुम्हारे हाथ कुछ नहीं बचेगा। भाई की नफरत के साथ सारी जिंदगी जेल में सड़ोगी, और दुनिया का कोई कानून, कोई वकील, कोई जज तुम्हें रहाई नहीं दिलवा पाएगा। आखिरी वक्त में भी वो इसे ट्रैप करने लगा। शायद इमोशनल होकर वो इसकी मदद करे, वरना वाकई आज इसकी मौत आ गई थी। हाशिम के भी कान खड़े हो गए। वो जो अब एक तरफ सुकून से खड़ा हादी रायजादा की मौत का नजारा लाइव देख रहा था, आखिरी वक्त में भी इसके शातराना दिमाग की चाल पर अलर्ट हो गया कि कहीं जज्बात में बहकर वफा इसकी मदद करके जान ना बचा ले। आखिरकार वो भी तो एक लड़की है, और कोई लड़की मोहब्बत करने वाला शोहर, माँ बाप और सबसे बढ़कर आजादी छोड़कर सारी जिंदगी जेल में गुजारना पसंद नहीं करेगी। माफी मांगो मुझसे। वफा के सर्द लहजे में की गई फरमाइश पर वो हैरान रह गया। इसे तो यही उम्मीद थी कि अब वो किसी भी वक्त उठकर इसकी मदद करेगी, मगर वो तो कुछ और ही फरमाइश लेकर बैठी थी। क्या हुआ, तुम पागल हो क्या? मेरी मदद करो, और मैंने कहा माफी मांगो। गिर गिड़ाओ एक एक सांस के लिए वो तैश में आ गई। हाशिम ने हैरत से वफा के चेहरे की तरफ देखा, जहां एक अजीब सी चमक उभरी थी। हादी को तड़पता देख जैसे इसे अंदर तक सुकून मिल रहा हो। इसका तजुर्बा कह रहा था, चाहे कोई कितने ही मजबूत दिल की मालिक लड़की हो, मगर वो इस तरह किसी इंसान को तड़पता देख इस कदर खुश नहीं हो सकती। क्या ये लड़की नॉर्मल है? वफा की हालत देख इसे शुबा गुजरा। नहीं मांगूंगा माफी। आखिरी वक्त में भी वो वफा को तपा गया, मगर वो तपने की बजाय पुरसुकून होकर दोबारा चेयर पर जा बैठी। कुछ वक्त यूं ही गुजर गया। हादी रायजादा अपनी जिद पर अड़ा जमीन पर पड़े पड़े कराहता रहा। बहुत दर्द हो रहा है। इसे तड़पता देख दीदी ने मुस्कुराहट लिए वो इसके करीब आई। वो जमीन पर पड़ा बुरी तरह तड़प रहा था। आहिस्ता आहिस्ता जहर खून में तहलील होकर धीरे धीरे इसे अंदर से खत्म कर रहा था, मगर वफा के अंदाज से ऐसा लग रहा था जैसे वो इसके तड़पने को बहुत इंजॉय कर रही हो। हेल्प! फर्श पर गिरा हादी रायजादा दर्द से कराहा, मगर वफा कहकहा लगाकर पागलों की तरह हंसने लगी। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही कराहो, ऐसे ही चीखो, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। जिंदगी और मौत के दरमियान झूलना। इंसान से इस तरह की का इजहार करते हुए वो बिल्कुल कोई पागल लग रही थी। कुछ पल वो इसके दोबारा कराहने का इंतजार करती रही, मगर वो सिर्फ गहरे गहरे सांस लेकर शायद खुद को कुछ देर और जिंदा रखने की कोशिश कर रहा था। तभी वो तैश में उठकर इसकी तरफ बढ़ी। एक तरफ रखा बेल्ट उठाकर इसका एक सिरा हाथ पर लपेटा। इसी बेल्ट से इसके अधमरे वजूद पर पैर दर पे कई वार करते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगी। मैंने कहा चीखो, चिल्लाओ, मुझसे अपनी एक एक सांस की भीख मांगो, ताकि तुम्हारी कराहें, तुम्हारी फरियादें और माफिया मेरी बहन और बाप के कानों को सुनाई दें, और इनकी रूह को सुकून पहुंचे। उन्हें पता चल जाए इनकी एक बेटी को तकलीफ से दो चार करने वाले का इनकी दूसरी बेटी ने क्या हाल कर दिया है। तुम्हारी चीख हर उस लड़की के कानों तक पहुंचनी चाहिए जिनको तुमने अपनी हैवानियत का निशाना बनाया। मुसलसल चीखते हुए वो दीवानावार इसे बेल्ट से मार रही थी, और जहां हादी रायजादा की चीखों से पूरा घर गूंज रहा था, वहीं ये चीखें हाशिम के अंदर सुकून की लहरें दोहरा गईं। आज सच में शायद इंसाफ का दिन था, और ये इंसाफ किसी कानून ने नहीं किया था, बल्कि ये इंसाफ एक बहन और एक बेटी ने अपना सब कुछ दांव पर लगा कर किया था। फोन वाइब्रेट होने पर वो इस जगह से हटकर कुछ दूरी के फासले पर चला गया। अल्तमिश रायजादा, सुबह से वो खुद से उसे कॉल कर रहा था, मगर अब जब इसने खुद कॉल की थी वो उठाने से पहले 2 बार सोच रहा था। लेकिन कॉल तो उठानी थी, और वफा की यहाँ मौजूदगी से भी आगाह करना था। कुछ भी हो जाए, वो इस तरह वफा को फिलहाल पुलिस के हवाले करने के हक में ना था। सो कॉल उठाकर अल्तमिश को इस जगह का पता बताकर वो खामोशी से हादी रायजादा की हालत देखने लगा, मगर अब इसे हादी रायजादा की मौत के साथ साथ वफा का मुस्तकबिल अंधेरों की जद में नजर आ रहा था। आखिरकार इसने पूरे होशो आवाज में कत्ल किया था, जिसकी सजा शायद अल्तमिश रायजादा इसे दिलवा कर रहेगा।
मुझे इनके लिए कुछ करना होगा, मगर क्या? इसका ज़मीर इसे लानत मलामत करने लगा। अगरचे वफ़ा ने इसकी आँखों के सामने ये कत्ल किया था, मगर फिर भी इंसानियत के भेष में छुपा दरिंदा अगर मर गया, तो इसमें भला क्या हर्ज था? वो खुद भी तो इसी इरादे को दिल में रखकर पुलिस में आया था। आज अगर इसका बदला वफ़ा के ज़रिए मुकम्मल हुआ, तो इसका भी कुछ फ़र्ज़ बनता है। कुछ सोचकर वो घर की पिछली साइड गया। वहाँ की दीवार से छलांग लगाकर घर में दाखिल हुआ। यहाँ बिजली का कोई खास निज़ाम तो न था, मगर दूर कहीं खंबे से आती मेन तार में एक कनेक्शन लगा था, जो यकीनन गैर कानूनी तरीके से लगाया गया था। कुछ सोचकर वो अपनी गाड़ी की तरफ भागा। वहाँ से अपने ग्लव्स और कुछ ज़रूरी सामान लेकर वो दोबारा इसी जगह आन खड़ा हुआ। वो क्या करने जा रहा था, ये तो वो खुद भी नहीं जानता था, मगर इस वक्त इसके ज़हन पर एक ही सोच सवार थी कि वफ़ा को वो किसी तौर सज़ा नहीं होने देगा। वो मासूम है, इसने जो कुछ भी किया अपनी बहन और बाप की मौत का बदला लेने के लिए किया, मगर उसका ये बदला कितने दिलों पर ठंडी फव्वार बनकर बरसा है, ये शायद वो खुद भी नहीं जानती थी। मेन तार से कनेक्ट ये तार शायद हादी के घर में ही जा रही थी। कानून को जेब में रखने वाला शायद यहाँ भी कानून तोड़ रहा था। हादी के घर में दाखिल होकर वह इस तार को फॉलो करने लगा कि आखिर ये कनेक्शन कहाँ जा रहा है। कुछ दूर जाकर एक खस्ता हालत बिजली के बोर्ड में इन तारों का कनेक्शन जुड़ा हुआ था। एक झटके से खींचकर इसने तार को बोर्ड से बाहर निकाला। यकदम बोर्ड से आग के कई शरारे निकले और हर तरफ अंधेरा छा गया। मोबाइल की टॉर्च जलाकर इसने करंट से भरी तार को टटोला। ये मगरिब से इशा के दरमियान का वक्त था। हर सू तेजी से अंधेरा फैल रहा था। अल्तमिश किसी भी वक्त यहाँ आ सकता था। टाइम कम था, इसे जो भी करना था जल्दी करना था। ग्लव्स चढ़ाकर एहतियात से तार उठाई और बिना किसी आहट के आहिस्ता आहिस्ता चलता वो इस जगह आया जहाँ वफा और हादी रायज़ादा मौजूद थे। कुछ वक्त पहले वो शेरनी बनी हुई थी, मगर अब हर सू अंधेरा महसूस करके घबरा कर बेचैनी से इधर उधर देख रही थी। कुछ सोचकर तार को एक हाथ में पकड़कर दूसरे हाथ से लाइटर निकालकर खिड़की के पर्दे को आग लगा दी और खुद बर्क रफ्तारी से सतून के पीछे जा छुपा। आहिस्ता आहिस्ता आग ने जोर पकड़ा और वो एक पर्दे से दूसरे पर्दे में फैलती गई। हादी और वफा को भी आग की रोशनी ने अपनी तरफ मतवज्जा किया। जहां आग को देख हादी की आंखों में खौफ हलकोरे खाने लगा, वहीं वफा का भी घबराहट के मारे बुरा हाल हो गया। इसी आग से वैसे भी डर लगता था। आग लगने से पहले तक इसे कुछ उम्मीद थी कि शायद वफा इसे बचा ले, मगर अब वो उम्मीद भी जाती रही। आज सही मायनों में इसे अपने गुनाह याद आ रहे थे। शायद यही इसके गुनाहों की सजा थी। जिस आग में इसने मासूम लड़कियों को जलाकर मारा था, इसका अंजाम भी वैसा ही होना था। आग अब फैलकर तेजी से बढ़ने लगी। वफा के कदम आहिस्ता आहिस्ता पीछे मुड़ने लगे, मगर हादी तो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो, वो पूरी कुव्वते मजतमा करके धाड़ा। इसी वक्त हाशिम ने करंट से भरी नंगी तार सीधा हादी रायज़ादा पर फेंकी, जो कि सीधा जाकर इसके पेट पर ठहर गई। इसके बाद हादी के हलक से एक आवाज ना निकली। मेन तार से आता कई हजार वोल्ट का करंट जब हादी रायज़ादा की बॉडी में उतरा, तो इसकी जान निकलने में 1 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं लगा। पूरा वजूद सफेद हो गया था, जैसे किसी ने खून की बूंद बूंद निकाल ली हो। पहली बार इसकी हालत देखकर वफा की चीख निकल गई। हाशिम ने तेजी से आग में जलता एक पर्दा खींचकर हादी पर गिराया। वफा घबरा कर बाहर की सिमत भागी, मगर सामने मौजूद इंसान को देख इसके कदम वही थम गए। लम्हों का खेल था और हादी रायज़ादा के वजूद को आग ने इतनी जल्दी पकड़ा जैसे इस पर किसी ने पेट्रोल का छिड़काव किया हो। शायद ये भी कुदरत का इंसाफ और करिश्मा था। अल्तमिश अपने सामने खड़े अल्तमिश को देख इसकी आंखें नम हुई, मगर अब अगले ही पल कानों के करीब हादी रायज़ादा का जुमला गूंजा कि भाई ने तुम्हें तलाक दे दी है। दिल के तमाम एहसासात जज्बात बदले की भेंट चढ़ गए थे। अब शायद कुछ बाकी ना बचा था। किसी हारे हुए जवारी की तरह वो वहीं साकित और जामिद खड़ी रही। अल्तमिश भी इसे इग्नोर करके आग की तरफ बढ़ा, जहां इसने हादी का चेहरा देख लिया था। वफा की रही सही हिम्मत तोड़ने के लिए इसका बस इतना सा इग्नोर करना ही काफी था। हादी हादी वो अपने भाई की मदद करना चाहता था, मगर आग इस कदर फैल गई थी कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सका। इस वक्त हाशिम भी बाहर निकल आया। हाशिम को वहां मौजूद देख वफा शिश्त रह गई कि ये यहाँ कब से मौजूद है। क्या इन्होंने सब कुछ सुन और देख लिया है? मन में पहला सवाल यही उभरा, मगर अब इन सब बातों का कोई फायदा न था। अगर वो इस कत्ल का चश्मदीद गवाह भी बन गया था, तब भी अफसोस का कोई जवाब नहीं बनता था। जिस दिन इसने अपने प्लान को अंजाम देने के लिए कदम बढ़ाए थे, अपने अंजाम से वो इसी दिन वाकिफ थी। सो खामोशी से ये सारा तमाशा देखती रही।
वो दीवानावार चीख रहा था, अपने भाई को बचाने के लिए बार-बार हाशिम से मदद मांगने के साथ-साथ खुद भी भरपूर कोशिश कर रहा था। मगर यहाँ ऐसा कुछ न था जिसकी मदद से इतनी ज्यादा आग पर काबू पाया जा सके। जिंदगी में पहली बार अल्तमिश रायज़ादा को अपना आप बेबस महसूस हुआ, मगर वफा को ये मंजर देख सुकून आने लगा। एक दिन इसके माँ बाप भी अपनी बेटी की दर्द भरी आवाजें सुनकर यूं ही तड़प रहे थे। इनकी मदद करने कोई नहीं आया और हादी रायज़ादा के पास मदद करने वाला होने के बावजूद चाहकर भी इसकी मदद नहीं कर सकता था। शदीद बेबसी के एहसास से वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। बस कर यार, अब कुछ नहीं हो सकता। हाशिम ने अल्तमिश के कांधे पर हाथ रखा, आंखों में अश्क लिए एक नजर हाशिम की तरफ देख वो शदीद तैश की हालत में वफा की जानिब बढ़ा। तुमने मारा है मेरे भाई को, वो पूरी कुव्वत से धाड़ा। वफा का दिल इसकी धाड़ पर दहल कर रह गया। हाशिम इसको इस कदर तैश में देखकर तेजी से इसकी तरफ बढ़ा। अल्तमिश रुक जाओ, वो तेजी से इसके सामने आया। हाशिम मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं इस बेवफा कातिल लड़की को आज जान से मार दूंगा। इसे किसी रिश्ते का पास नहीं है। हाशिम से अपना आप छुड़वाने की कोशिश में वो वफा पर अपने दिल की भड़ास निकालने लगा। आखिरकार हाशिम को एक तरफ धकेल वो दोबारा वफा की जानिब बढ़ा। शदीद गुस्से में आकर हाथ हवा में बुलंद कर इसका मुंह तोड़ देना चाहा, मगर इसकी आंखों में दुख भरे अश्क देख इसका हाथ हवा में ही मुअल्लक रह गया। वो खामोशी से अपनी जगह खड़ी रही, एक नजर अल्तमिश के हवा में बुलंद हाथ को देखा। जख्मी मुस्कुराहट ने लबों को छुआ, आंखों से तकलीफ के दो आंसू निकल रुखसारों पर फैल गए। अल्तमिश जब्त से आंखें मीच कर दोनों हाथों की मजबूत मुट्ठियां बनाए 2 कदम में हाशिम के सामने आया। इसे मेरी नजरों के सामने से ले जाओ, गिरफ्तार करो इसे अभी के अभी। गिरफ्तार? मगर क्यों? हाशिम ने हैरत की इंतहा कर डाली। ये तुम पूछ रहे हो? तुम जानते हो ये हादी के साथ यहाँ भाग कर आई थी और इसके सिवा ये कौन कर सकता है? हाशिम ने हैरत की इंतहा कर डाली। ये तुम पूछ रहे हो? तुम जानते हो ये हादी के साथ यहाँ भाग कर आई थी और इसके सिवा ये कौन कर सकता है? हादी जल रहा था और इसके चेहरे पर अफसोस की एक लकीर भी रकम न थी। तो इससे ये तो साबित नहीं होता कि कत्ल इसने किया है, तो इसके सिवा कौन करेगा ये सब? ये मेरे मासूम भाई की मुजरिम है, इसे अभी के अभी गिरफ्तार करके मेरी नजरों के सामने से ले जाओ, वरना अल्तमिश रायज़ादा का खून खोल जाएगा और अगर मेरा खून खोला तो मेरे हाथों कुछ गलत हो जाएगा। वो जब्त से गोया हुआ। आज वाकई शायद ही इसकी बर्दाश्त का इम्तहान था। पहले इसकी बीवी इसे छोड़कर चली गई, फिर मालूम हुआ कि इसकी बीवी किसी और के साथ नहीं बल्कि इसके अपने भाई के साथ भागी है और अब इसका भाई इस दुनिया से जा चुका था। वो क्या करे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। नहीं अल्तमिश, अभी तुम सच्चाई से बहुत दूर हो। मैं भाभी को गिरफ्तार नहीं करूंगा, मैं इन्हें इनके घर छोड़कर आ रहा हूँ, तुम एम्बुलेंस को फोन कर दो। बिना अल्तमिश की कोई बात सुने वो वफा को अपने साथ आने का बोलकर खुद बाहर की सिमत बढ़ गया। वफा ने एक आखिरी आस भरी नजर लिए अल्तमिश की तरफ देखा कि शायद वो एक बार इसकी तरफ तसल्ली बख्श नजरों से देखे, मगर अब शायद ये नामुमकिन था। वफा को इसकी माँ के घर छोड़कर इसने खुद रोशन विला की तरफ रुख कर लिया। वो अच्छे से जानता था आज रोशन विला में तूफान आ गया होगा और इस तूफान में दानैन ने मीडिया और पुलिस को हिला कर रख दिया होगा। वो अपने बेटे की मौत पर खामोश बैठने वालों में से नहीं है। इसने बहुत सोच समझकर इस वक्त वो सारा प्लान बनाकर इसे अंजाम दिया था। वफा को बचाने के लिए जो चाल चली थी न जाने वो कामयाब होगी भी या नहीं, मगर वो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करना चाहता था। अगर वो पुलिस वाला बनकर अपनी बहन के कातिल को ढूंढने में नाकामयाब रहा था तो कम से कम ये पुलिस की वर्दी वफा को बचाने के लिए काम तो आनी चाहिए थी। वो वीरान उजड़ी हालत लिए घर में दाखिल हुई। मरियम ने हैरत से अपनी बेटी की हालत को देखा। एक पल के लिए तो इनका भी दिल दहल उठा। इसकी ये हालत किसी अनहोनी का पता दे रही थी, मगर फिर भी खुद पर संजीदगी का खोल चढ़ाकर वो इसकी तरफ बढ़ी। तुम अकेली क्यों आई हो? अल्तमिश कहाँ है और ये क्या हालत बना रखी है? शादी के बाद लड़कियां ऐसी हालत बना कर नहीं रखती, क्या तुम्हें अब ये भी बताना पड़ेगा? इनका सख्त लहजा भी वफा पर कोई असर न छोड़ सका। खाली खाली नजरों से इसने अपनी माँ के जज्बात से आरे चेहरे की तरफ देखा। एक तंजिया मुस्कुराहट इसके लबों पर आई। उतार दीजिए खुद पर से ये संजीदगी का लबादा, बंद करें ये नफरत का ढोंग, मुस्कुराएं, जश्न मनाएं। मार आई हूं मैं इस शख्स को, मैंने इस दरिंदे को मौत के घाट उतार दिया जिसने हम सबकी खुशियों भरी जिंदगियों को ग्रहण लगा दिया था। मार दिया? ये क्या फजूलियात बक रही हो तुम? होश में तो हो? क्या बकवास कर रही हो? किसको मारने की बात कर रही हो? मरियम के दिल को किसी ने मुट्ठी में लिया। आज न जाने कौन सी कियामत टूटने वाली थी। इसको जिसने आप ही को हम सबसे दूर किया, जिसने आप ही को जला कर मारा, जिसकी वजह से बाबा, मेरे बाबा हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चले गए, जिसकी वजह से आप ऐसी हो गई, जिसकी वजह से मैं अपने ही घर में मुजरिम और शक का वजूद ठहरी।
जिसकी वजह से मेरी जिंदगी का हर रंग चला गया। मैं इस इंसान को वैसी ही मौत लेकर आ रही हूँ। वो वैसे ही सिसक रहा था जैसे आप ही। इसकी तड़प भी वैसी थी और इसकी मौत भी वैसी ही हुई जैसी होनी चाहिए थी। कौन किसकी बात कर रही हो तुम? वो भौंचका रह गई। आज से 8 साल पहले सफदर की बात इसके कानों में गूंजी कि मैं जानता हूँ मरियम, हमारी बेटी ने गलती की है, मगर मैं इतना भी जानता हूँ वो कभी भी खुदकुशी नहीं करेगी। हमने अपनी बेटियों को इतना कमजोर नहीं बनाया कि वो जमाने के सर्दो गर्म से घबरा कर खुद की जिंदगी को खराब कर ले। जरूर ये काम इस इंसान का है जिसके साथ हमारी बेटी घर छोड़कर गई थी। इस वक्त इसने सफदर की बातों को वहम मानकर टाल दिया था, मगर आज सालों पहले सफदर का शक सही साबित हुआ कि इनकी बेटी का कत्ल हुआ था। कौन था वो चीख उठी। हादी रायजादा, याद है जब मैं आपको अपनी पसंद के लड़के से शादी करने के लिए मनाने आई थी? जानती हैं वो लड़का कौन था? एक नजर मरियम के फक चेहरे की तरफ देख वो खुद ही बोल उठी। वो हादी था। मैंने सोचा था इससे शादी करके पहले ही रात इसे जान से मार दूंगी, मगर आपने तो मेरी शादी अल्तमिश से करवा दी माँ। अल्तमिश के नाम पर इसके लहजे में सदियों की थकान उतर आई। वो बहुत अच्छा था, मेरा बहुत ख्याल रखता था। मैंने इससे बहुत बार बोला कि मैं इससे मोहब्बत नहीं करती, क्योंकि मैं जानती थी मेरी जिंदगी का असल मकसद क्या है। फिर भी उन्होंने कभी मुझसे बुरा सलूक नहीं किया। अल्तमिश बोल रहे थे कि उन्होंने मुझसे शादी सिर्फ मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरने के लिए की है, मगर मैं मुस्कुरा ना सकी क्योंकि आप ही और बाबा के साथ ये मुस्कुराहट चली गई। लेकिन आज इस दरिंदे को मारने के बाद भी बहुत बेसुकून हूँ, क्योंकि अल्तमिश अल्तमिश ने मुझे तलाक दे दी। कब से हलक में अटका आंसुओं का गोला दर्द बनकर आहों की शक्ल इख्तियार कर गया। मरियम को लगा इसके वजूद से किसी ने जान निकाल ली हो। इनकी एक बेटी तो पहले ही इस दुनिया से जा चुकी थी, क्या अब ये भी उन्हें छोड़कर चली जाएगी? ओ खुदाया, ये तुमने क्या कर दिया? मुझसे एक बार बात तो कर लेती। मरियम का दिल बुरी तरह धड़कने लगा। वो जो कारनामा सर इंजाम देकर आ रही थी, इसके बाद इनका दिल बुरी तरह दहल गया था। बात करने का वक्त चला गया था, सिर्फ काम करने का वक्त था, बदला लेने का वक्त था, और जो मैंने ले लिया। अब अंजाम की परवाह किसको है? कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। वो पागलों की तरह जमीन पर बैठे बैठे थके हारे अंदाज में गोया हुई। मरियम का दिल इसकी हालत पर कुड़ने लगा। पागल हो गई हो, जानती भी हो, और वो रायजादे कितने पागल हो जाएंगे अब। तुम्हें जेल भिजवा देंगे और शायद मैं अपनी तमाम तर कोशिशों के बाद भी तुम्हें ना बचा सकूं। मरियम ने झिंझलाकर इसे मामले की संगीनी का एहसास दिलाने की कोशिश की, मगर वफा को शायद कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो तो बस खामोशी से फर्श को घूरने का काम सर इंजाम दे रही थी। मैं क्या करूं, तुम्हें कहाँ छुपाऊं? वो रायजादा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मारे बेबसी के मरियम भी इसके पास फर्श पर बैठकर रो दी। एक ही सहारा जीने की वजह बची थी इस दुनिया में, मगर आज वो जो कारनामा करके आई थी, इसके बाद मरियम को ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपनी इस बेटी को भी खो दिया हो। मैं क्या करूं, तुम्हें कहाँ छुपाऊं? वो लोग तुम्हें ढूंढ लेंगे, मुझसे छीन लेंगे, मार देंगे तुम्हें भी। ये तुमने क्या कर दिया? मरियम की हालत गैर होने लगी। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कहीं छुपा देती हूँ जहां वो लोग तुम तक ना पहुंच सके। इसने पूरे घर में नजर दौड़ाकर वफा को छुपाने की खातिर कोई जगह तलाश करना चाहिए, जबकि वो खामोश बैठी खाली खाली नजरों से अपनी माँ के फिक्रमंद चेहरे को तके जा रही थी। आज वो इसकी फिक्र में हलकान हो रही थी, जबकि इसे इनकी इस फिक्र की बहुत पहले जरूरत थी, जब वो छोटी थी, जब लोग इसे बातें सुनाते थे, जब वो खुद अपनी ही औलाद पर शक करती थी। आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जज्बात से आरी और सपाट लहजा। मरियम के दिल को किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। क्यों ना करूं तुम्हारी फिक्र, माँ हूं मैं तुम्हारी, और हर माँ को अपनी औलाद की परवाह होती है। आज ये कलमात कहते हुए न जाने क्यों मरियम का लहजा कपकपाया। तो ये फिक्र उस वक्त कहाँ थी जब आपने मुझ पर दुनिया की हर खुशी, गुनाह और ये जमीन तंग कर दी थी? क्या ये उस वक्त आपको याद था कि मैं आप ही की बेटी हूँ? वफा की आंखों में दोबारा आंसू उमड़ आए। तुम जानती हो मैंने सब कुछ क्यों किया? दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। रायमा ने जो कुछ भी किया, इसके बाद मैं डर गई थी। मरियम बेबसी से गोया हुई। तो वो सब रायमा ने किया था, मैंने नहीं। रायमा रायमा है, वफा वफा है। आपको कैसे लगा कि मैं भी वैसा ही करूंगी? आपने कभी मेरे अंदर झांक कर देखा था क्या? आज किस हक से आप मुझे एहसास दिला रही हैं कि आपको मेरी फिक्र है? आप मेरी माँ हैं। आप उस वक्त कहाँ थी जब लोग मेरा मजाक बनाते थे? आप उस वक्त कहाँ थी जब मुझे ताने मिलते थे, जब मैं अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों को भी आपके खौफ की वजह से मार देती थी? कहाँ थी आप उस वक्त? तब आपको याद नहीं आया कि मैं आपकी ही बेटी हूँ? सारी दुनिया के लिए आप अच्छी, मगर अपनी ही बेटी की खातिर ऐसी क्यों बन गई? इन सब से हटकर मुझे दुनिया के ताने और फिक्रे नहीं चुभे, जितना आपका शक करना चुभा। जब आप मुझसे एक एक मिनट का हिसाब मांगती थी, इस वक्त मेरा दिल करता था काश मैं इस दुनिया में ही ना आती।
آخرکار اگر ایک وفا اس دنیا میں نہ ہوتی تو کوئی گھاٹا نہیں پڑ جانا تھا۔ آپ صرف مریم صفدر خان بن گئیں۔ ماں تو شاید آپ صرف رائمہ کی تھیں، کیونکہ ان کے جانے کے بعد تو مجھے کبھی یہ احساس نہیں ہوا میری بھی کوئی ماں ہے۔ بابا اور رائمہ کے جانے کے بعد مجھے خود پر صرف یتیمی کا احساس ہوا ہے، جس کا اس دنیا میں کوئی ہمدرد نہ ہو، جس کی ماں نے ہی اس پر دنیا تنگ کر دی ہے۔ برسوں سے دل میں دبا درد آج باہر آیا تو مریم کو شاید پہلی بار احساس ہوا تھا کہ وہ اپنی اس بیٹی کے ساتھ زیادہ تر زیادتی کر گئی ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، بے دردی سے آنسو صاف کر وہ خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اپنی بہن کے ساتھ زیادتی اور اپنے باپ کی موت کا بدلہ میں لے آئی ہوں۔ اب اگر مجھے یہ قانون پھانسی کی سزا بھی سنا دے گا تو کوئی پرواہ نہیں۔ اس راستے پر قدم اٹھانے سے پہلے ہی میں اپنے انجام سے باخبر تھی۔ آپ جائیں، آپ کا کام آپ کا انتظار کر رہا ہوگا۔ مریم اپنی جگہ دب خود بیٹھی رہی۔ وفا خود ہی اٹھ کر مرے قدموں سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مریم کو لگا آج حقیقت میں وہ اپنا سب کچھ کھو بیٹھی ہیں۔ صفدر وفا مجھ سے روٹھ گئی ہے، وہ وہیں بیٹھے بیٹھے رو دی۔ انہوں نے تو اپنی طرف سے اتنی سختی صرف اس لیے کی تھی تاکہ وفا بھی رائمہ کی طرح نہ بن جائے، مگر اس چکر میں وہ اس کے حقوق کی حق تلفی کر بیٹھی تھی۔ اس کی توقع کے عین مطابق روشن ولا میں طوفان آ گیا تھا۔ چاروں طرف پولیس اہلکار سیکیورٹی کے لیے بلائے گئے تھے۔ مہمانوں کا ایک میلہ تھا جو روشن ولا میں لگ گیا تھا۔ سب لوگ افسوس کر کے جا رہے تھے، مگر دانین خاموشی سے بیٹھی صرف ہادی کی لاش کو کفن کے مسلسل گھورے جا رہی تھی۔ حد درجہ جل جانے کی وجہ سے اور فورنسک جانچ کے باعث اس کا وجود دیکھنے لائق نہیں بچا تھا۔ سب بس کفن کو پاس سے عیادت کر کے جا رہے تھے۔ ہادی کا چہرہ بھی کسی کو دیکھنا نصیب نہیں ہوا تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ دانین کو اس کے اپنے اکلوتے بیٹے کی موت کا صدمہ لگ گیا ہے، مگر ہاشم کو وہ اس کی آنکھوں میں جو آگ نظر آ رہی تھی وہ صرف اور صرف بدلے کی آگ تھی۔ باقی سب لوگ نارمل ہی ریئیکٹ کر رہے تھے، مگر التمش کی خاموشی وہ بخوبی سمجھ رہا تھا۔ آج اس کا بھائی اس دنیا سے چلا گیا تھا، وہ جو ساری دنیا سے زیادہ اپنی فیملی سے پیار کرتا تھا۔ آج اپنی بیوی کے ہاتھوں اپنے بھائی کی موت دیکھ کر اس کا کیا حال ہو رہا ہوگا، اس بات کا اندازہ شاید کوئی نہیں لگا سکتا تھا۔ دونوں ہی اس کے لیے بہت خاص تھے، مگر ہاشم کو صرف دانین کے ری ایکشن کی فکر تھی، کیونکہ یہ بات بخوبی جانتا تھا کہ جس دن التمش کو اپنے ہی بھائی کا گھناؤنا روپ پتہ چلا، اس دن وہ اپنی بیوی کو غلط نہیں سمجھے گا۔ موت مجھے اس لڑکی کی موت اپنی آنکھوں کے سامنے چاہیے۔ جس طرح میرا بیٹا جل کے مرا، اسی طرح اسے بھی میری آنکھوں کے سامنے جلا کے مارو۔ روشن ولا کے حال میں کھڑی وہ سب لوگوں کو اور گھر والوں کو قہر برساتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ التمش نے ایک نظر ان کے لال رنگ ہوتے چہرے کی طرف دیکھا۔ ان کا ری ایکشن اس کے حساب سے نارمل ہی تھا۔ آخرکار انہوں نے اپنا بیٹا کھویا تھا۔ سب گھر والوں کو خاموش اور پرسکون کھڑے دیکھ اس کے دماغ میں آگ لگ گئی۔ تم سب کھڑے کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ سمجھ نہیں آیا میں کیا بول رہی ہوں؟ وہ دھاڑی تو التمش نے ایک بھاری سانس خارج کیا۔ فاطمہ نے گھبرا کر اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ ارشد بنا سمجھی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ پھوپھو، میں آپ کے دل کا حال سمجھتا ہوں، جانتا ہوں کہ اس وقت آپ بہت غصے میں ہیں، غم کا پہاڑ آپ کے دل پر ٹوٹا ہے، مگر آپ جو بول رہی ہیں وہ تو غیر قانونی ہے۔ ہاشم نے بولا ہے کہ وفا کی غلطی نہیں ہے اور ابھی ہمیں صرف شک ہے، اور شک کی بنیاد پر ہم کسی گناہ گار نہیں مان سکتے۔ التمش نے مصلحت سے جب معاملے کے ہر پہلو کو غور سے سوچا اور سمجھا تو اس کے مطابق ایک موقع وفا کو بھی صفائی دینے کا ملنا چاہیے تھا۔ آف کورس التمش بیٹا، اب تم اپنی بیوی کی وکالت کرو گے ہی، آخر 2 دن کی شادی میں بیوی کے حسن کا بھوت سر چڑھ کر تو بولے گا ہی۔ تمہارے دل میں اپنی بیوی کی محبت کا جو ابال اٹھ رہا ہے، اس کے باعث کم از کم اب تمہیں اپنے بھائی کی موت تو بالکل نظر نہیں آنے والی، اور اب تمہیں وہ خونی لڑکی کہاں گنہگار لگے گی۔ دانین فنکاری۔ التمش بس ان کا چہرہ دیکھ کر رہ گیا۔ ایسی بات نہیں ہے پھپھو، میرے لیے آج بھی میرے بھائی اور باقی فیملی اتنی ہی اہمیت رکھتے ہیں جتنی کہ کل رکھتے تھے۔ شادی کرنے سے کبھی کچھ نہیں بدلا اور نہ ہی بدلتا ہے۔ ہر انسان کی ہر رشتے کے دل میں ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے، اور کوئی دوسرا انسان کبھی بھی اس جگہ پر قابض نہیں ہو سکتا۔ ہادی کا قتل ہوا ہے یا قدرتی موت، اس بات کا خلاصہ ہونا ابھی باقی ہے۔ جب تک سارا معاملہ سلجھ نہیں جاتا، ہم یوں کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ اس نے ایک بار پھر دانین کو مصلحت سے سمجھانے کی کوشش کی۔ کچھ سمجھانے کی اور سلجھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اچھی طرح جانتی ہوں یہ کوئی قدرتی موت نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے جو تمہاری بیوی نے سر انجام دی ہے۔ ان سب کے درمیان چلتا یہ جھگڑا ہاشم ایک طرف کھڑا خاموشی سے سن اور دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اب یہی سب ہونے والا ہے، لیکن اس جھگڑے میں اسے اس بات کی خوشی ہوئی تھی کہ التمش اپنی بیوی کے بارے میں سوچ رہا ہے۔
بس اب یہ کنفرم کرنا تھا کہ کیا سچ میں التمش نے وفا کو طلاق دے دی تھی یا یہ بھی ہادی رائے زادہ کا ایک جھوٹ تھا۔ کمرے میں اندھیرا کیے بیڈ پر وہ اجاڑ ساکت حالت میں بیٹھی تھی، آنکھیں یکٹوک ایک ہی جگہ منجمد تھیں، رو رو کر آنکھیں لال ہو چکی تھیں۔ میں نے آپ سے شادی اس لیے کی تاکہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ سکوں۔ کانوں کے قریب گمبھیر سرگوشی ابھری اور اسی کے ساتھ دل دوبارہ کرلا اٹھا۔ بابا کے بعد اگر کسی نے مجھے اپنا ہونے کا احساس ہونے دلایا ہے تو وہ آپ ہیں التمش۔ کیوں ہمارے اس رشتے کو ختم کر ڈالا؟ ایک بار میری بات تو سن لیتے۔ گلے میں پہنے لاکٹ کو پکڑ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یہ پینڈنٹ وہی تھا جو التمش نے اسے پہلی رات تحفے میں دیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے یہ بہت خوبصورت ہے، مجھے بہت پسند آیا تھا۔ ہمیشہ سے ہی مجھے ایسی ہی نفیس سی جویلری پسند تھی، مگر کبھی ماں نے لا کر ہی نہیں دی۔ آپ نے مجھے یہ گفٹ کیا، اس کی دنیاوی قیمت میں نہیں جاننا چاہتی، مگر ہاں یہ میرے لیے انمول ہے اور انمول چیزیں کسی کو دی نہیں جاتی۔ وہ التمش کو تصور میں رکھ کر اس سے ہم کلام تھی۔ آج بھی اسے وہ دن یاد تھا جب اس نے کہا تھا کہ اس نے التمش کا لایا تحفہ نوکرانی کو دے دیا ہے۔ اس وقت جو التمش کی نگاہوں میں ٹوٹے مان کی کرسیاں بکھری تھی، اسے دیکھ ایک پل کے لیے اس کا دل پسیج گیا۔ گستاخ دل نے ساری سچائی اس کو گوشے گزار کر دینے کی فرمائش کی، جسے اس نے بڑی مشکل سے خود پر ضبط کر کے شانت کیا۔ اس کا مقصد ہی کچھ اور تھا، اور اگر اس دن اس کی شادی ہادی رائے زادہ سے ہو جاتی تو شاید یہ انوکھے جذبات اس کے دل میں پیدا ہی نہ ہوتے، مگر قسمت نے شاید اس کی زندگی میں بہت تڑپنا لکھا تھا۔ خاموش آنسو زاروں کی طرح آنکھوں کے راستے دوبارہ بہنے لگے۔ اگلا پارٹ انشاءاللہ کل اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اگر آج کی ایپیسوڈ آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔